क्या अब कोई भी पुलिस थाना आपकी एफआईआर लिखने से इंकार नहीं कर पाएगा? क्या शादी का झांसा देकर सेक्स करने वाले को अब कड़ी सजा होगी? क्या है नए कानून और कैसे बदलने वाली है इन कानूनों की वजह से आपकी जिंदगी? इस वीडियो में हम आपको समझाने जा रहे हैं। इस वीडियो को आप सेव करके रखिएगा, आगे तक काम आएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी इसी वक्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देश में सोमवार 1 जुलाई से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। कानून की ये संहिताएं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस, भारतीय न्याय संहिता बीएनएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए हैं। नए कानूनों में कुछ धाराएं हटा दी गई हैं तो कुछ नई धाराएं जोड़ी भी गई हैं। कानून में नई धाराएं शामिल होने के बाद पुलिस, वकील और अदालतों के साथ साथ आम लोगों के कामकाज में भी काफी बदलाव आ जाएगा। वो मामले जो 1 जुलाई से पहले दर्ज हुए हैं उनकी जांच और ट्रायल पर नए कानून का कोई असर नहीं होगा। 1 जुलाई से सारे अपराध नए कानून के तहत ही दर्ज होंगे। अदालतों में पुराने मामले पुराने कानून के तहत ही सुने जाएंगे और नए मामले की नए कानून के दायरे में ही जांच और सुनवाई होगी। अपराध के लिए प्रचलित धाराएं अब बदल चुकी हैं, इसलिए अदालत, पुलिस और प्रशासन को भी नई धाराओं का अध्ययन करना होगा। लॉ के छात्रों को भी अपना ज्ञान अपडेट करना होगा। इंडियन पीनल कोड आईपीसी अब हो गया है भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी अब हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस। और इंडियन एविडेंस एक्ट आईईए अब हो गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए। भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी में 484 धाराएं थीं, जबकि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में 531 धाराएं हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑडियो वीडियो के जरिए साक्ष्य जुटाने को अहमियत दी गई है। नए कानून में किसी भी अपराध के लिए अधिकतम सजा काट चुके कैदियों को प्राइवेट बॉन्ड पर रिहा करने की व्यवस्था है। कोई भी नागरिक अपराध होने पर किसी भी थाने में 0 एफआईआर दर्ज करा सकेगा। इसे 15 दिन के अंदर मूल ज्यूरिडिक्शन यानी जहां पर अपराध हुआ है वहां वाले क्षेत्र में भेजना होगा। सरकारी अधिकारी या पुलिस अधिकारी के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए संबंधित अथॉरिटी 120 दिनों के अंदर अनुमति देगी। यदि इजाजत नहीं दी गई तो उसे भी सेक्शन माना जाएगा। एफआईआर दर्ज होने के 90 दिनों के अंदर आरोप पत्र दायर करना होगा। चार्जशीट दाखिल होने के 60 दिन के अंदर अदालत को आरोप तय करने होंगे और केस की सुनवाई पूरी होने के 30 दिन के अंदर अदालत को फैसला देना होगा और उसके 7 दिनों में फैसले की कॉपी भी उपलब्ध करानी होगी। हिरासत में लिए गए व्यक्ति के बारे में पुलिस को उसके परिवार को ऑनलाइन और ऑफलाइन सूचना देने के साथ साथ लिखित जानकारी भी देनी होगी। महिलाओं के मामले में पुलिस को थाने में यदि कोई महिला सिपाही है तो उसकी मौजूदगी में पीड़ित महिला का बयान दर्ज कराना होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस में कुल 531 धाराएं हैं। इसके 177 प्रावधानों में संशोधन किया गया है। इसके अलावा 14 धाराएं खत्म कर दी गई हैं। इसमें 9 धाराएं और कुल 39 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। अब इसके तहत ट्रायल के दौरान गवाहों के बयान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दर्ज हो पाएंगे। सन 2027 तक देश के सारे कोर्ट कंप्यूटरीकृत कर दिए जाएंगे। नए भारतीय न्याय संहिता में नए अपराधों को शामिल किया गया है, जैसे शादी का वादा देकर धोखा देने के मामले में अब 10 साल तक की जेल हो सकती है। नस्ल, जाति, समुदाय और लिंग के आधार पर मॉब लिंचिंग के मामले में आजीवन कारावास की सजा है। छिनैती के लिए 3 साल तक की जेल है। यूपीए जैसे आतंकवाद रोधी कानूनों को भी इसमें शामिल किया गया है। 1 जुलाई की रात 12 बजे से देश भर के 650 से ज्यादा जिला न्यायालयों और 16,000 पुलिस थानों को यह व्यवस्था जो नई है से अपनाना है। अब से संज्ञेय अपराधों को सीआरपीसी की धारा 154 की बजाय बीएनएसएस की धारा 173 के तहत दर्ज किया जाएगा। एफआईआर जांच और सुनवाई के लिए अनिवार्य समय सीमा तय की गई है। अब सुनवाई के 45 दिनों के भीतर फैसला देना होगा और शिकायत के 3 दिन के अंदर एफआईआर दर्ज करनी होगी। एफआईआर अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम यानी सीसीटीएनएस के माध्यम से दर्ज की जाएगी। यह प्रोग्राम राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत काम करता है। सीसीटीएनएस में एक बेहतर अपग्रेड किया गया है, जिससे लोग बिना पुलिस स्टेशन गए ऑनलाइन ही ई एफआईआर दर्ज करा पाएंगे। 0 एफआईआर किसी भी पुलिस स्टेशन में दर्ज हो सकेगी, चाहे अपराध उस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता हो या नहीं। पहले केवल 15 दिन की पुलिस रिमांड दी जा सकती थी, लेकिन अब 60 या 90 दिनों तक की रिमांड दी जा सकती है और केस का ट्रायल शुरू होने से पहले इतनी लंबी पुलिस रिमांड को लेकर हालांकि कानून के जानकार चिंता भी जता रहे हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाली हरकतों को एक नए अपराध की श्रेणी में डाला गया है। तकनीकी रूप से राजद्रोह को आईपीसी से हटा दिया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने भी रोक लगा दी थी। यह नया प्रावधान जोड़ा गया है और उसमें किस तरह की सजा दी जाएगी इसकी विस्तृत परिभाषा तय की जा रही है। आतंकवादी कृत्य जो पहले गैर कानूनी
कानूनी गतिविधियां अधिनियम जैसे विशेष कानूनों का हिस्सा थे, अब इसे भारतीय न्याय संहिता में शामिल कर लिया गया है। इसी तरह पॉकेटमारी जैसे छोटे संगठित अपराधों समेत संगठित अपराध में 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। इससे पहले राज्यों के पास इसे लेकर अपने अलग अलग कानून थे। शादी का झूठा वादा करके सेक्स को विशेष रूप से अपराध के रूप में पेश किया गया है, इसके लिए 10 साल तक की सजा होगी। व्याभिचार और धारा 377 जिसका इस्तेमाल समलैंगिक यौन संबंधों पर मुकदमा चलाने के लिए किया जाता था, इसे अब हटा दिया गया है। कर्नाटका सरकार ने इस पर आपत्ति भी जताई है। उनका कहना है कि 377 को पूरी तरह हटाना सही नहीं है, क्योंकि इसका इस्तेमाल अप्राकृतिक सेक्स के अपराधों में किया जाता रहा है। जांच पड़ताल में अब फॉरेंसिक साक्ष्य जुटाने को अनिवार्य बनाया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी का अधिक से अधिक उपयोग, जैसे खोज और बरामदगी की रिकॉर्डिंग, सभी पूछताछ और सुनवाई ऑनलाइन मोड में करना होगा। अब सिर्फ मौत की सजा पाए दोषी ही दया याचिका दाखिल कर सकते हैं। पहले एनजीओ या सिविल सोसाइटी ग्रुप भी दोषियों की ओर से दया याचिका दायर कर लेते थे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कुल 170 धाराएं हैं। अब तक इंडियन एविडेंस एक्ट में 167 धाराएं थी। नए कानून में 6 धाराएं निरस्त कर दी गई हैं। इस अधिनियम में 2 नई धाराएं और 6 उपधाराएं जोड़ी गई हैं। इसमें गवाहों की सुरक्षा के लिए भी प्रावधान है। दस्तावेजों की तरह इलेक्ट्रॉनिक सबूत भी कोर्ट में मान्य होंगे। इसमें ईमेल, मोबाइल फोन, इंटरनेट आदि से मिलने वाले साक्ष्य शामिल होंगे। महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों में धारा 63 से 99 तक रखा गया है। अब रेप या बलात्कार के लिए धारा 63 होगी। दुष्कृत्य की सजा धारा 64 में स्पष्ट है। सामूहिक बलात्कार या गैंगरेप के लिए धारा 70 है। यौन उत्पीड़न को धारा 74 में परिभाषित किया गया है। नाबालिग से रेप या गैंगरेप के मामले में अधिकतम सजा में फांसी का प्रावधान है। दहेज हत्या और दहेज प्रताड़ना को क्रमशः 79 और 84 में परिभाषित किया गया है। शादी का वादा करके यौन संबंध बनाने के अपराध को रेप से अलग रखा गया है। यह अलग अपराध के रूप में परिभाषित होगा। मॉब लिंचिंग को भी अपराध के दायरे में लाया गया है। इन मामलों में 7 साल की कैद, आजीवन कारावास या फांसी का प्रावधान भी किया गया है। चोट पहुंचाने के अपराधों को धारा 100 से धारा 146 तक में परिभाषित किया गया है। हत्या के मामले में सजा धारा 103 में स्पष्ट की गई है। संगठित अपराधों के मामले में धारा 111 में सजा देने का प्रावधान है। अगर पत्नी 18 साल से अधिक उम्र की है तो उससे जबरन संबंध बनाना रेप नहीं माना जाएगा। यदि कोई शादी का वादा करके संबंध बनाता है तो फिर वादा पूरा न करने पर उसे अधिकतम 10 साल तक की सजा हो सकती है। और मानसिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाने को क्रूरता माना गया है। इसमें दोषी पाए जाने पर 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। चुनाव से जुड़े अपराधों को धारा 169 से 177 तक रखा गया है। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के जरिए आपने उन प्रमुख बातों को जान लिया होगा जिनका जानना आपके लिए जरूरी था। बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। आने वाले समय में जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं वो इन नई धाराओं को पढ़ेंगे। जो पहले से लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें थोड़ी तकलीफ पेश आ सकती है, क्योंकि पिछले कई सालों के दौरान जो धाराएं वकीलों को रटी होती थीं, अब वो धाराएं बदल गई हैं, नाम बदल गए हैं। उन्हें नई तरह से इसे समझना होगा, नए कानूनों को समझना होगा। आने वाले कुछ समय में जब इस पूरे नए सिस्टम को कुछ महीने हो जाएंगे तो उम्मीद है कि सभी वकीलों को पहले की तरह ही ये धाराएं याद हो जाएंगी। जिस तरह से वकील आपको तुरंत सलाह देते हैं फला धारा के हिसाब से ये हो सकता है। तो उम्मीद है कि ये जो नए और बेहतर कानून आए हैं इससे हमारे देश में जो लंबित पड़े मुकदमे हैं उनको निपटाने में तेजी आएगी, नए अपराध कम होंगे, लोगों में कानून का खौफ होगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे नागरिक सुरक्षित रहेंगे। इसी बात की हम उम्मीद कर सकते हैं। आप लोग इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन जो है उसमें लिखकर हमें बता सकते हैं।